हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लांट फिजियोलॉजी के पीवाईक्यूज़ के लिए आप लोगों का डिमांड था कि उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, दिसंबर को जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको चाहिए पूरा। तो उसका ये पार्ट 1 है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि इनमें से कौन सी प्लांट फैमिली जो है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशी पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कुछ समझ जानने के लिए है नहीं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रोजेसी फैमिली से आते हैं। रोजेसी फैमिली जिसमें रोज़ जो है आप बोल सकते हैं, इसमें रोज़ सबसे इसका मेन प्रोमिनेंट मेंबर है। और इसके अलावा एप्पल, पियर, क्विंसेस, एप्रिकॉट, प्लम, चेरी, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग 48 स्पीशी पाई जाती हैं और 91 जेनरा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज रोजेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफेक्ट इन अ मेजर सेमी डॉर्फिंग जीन ऑफ राइस SD1, मतलब एक ये पर्टिकुलर जीन है हमारे पास SD1। ठीक है, तो इसमें डिफेक्ट हो गया है सेमी डॉर्फिंग जीन ऑफ राइस में, लीड्स टू कल्टीवार विद शॉर्ट थिक कम्स एंड इम्प्रूव्ड लॉजिंग रेजिस्टेंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे जो है वो है शॉर्ट, बेसिकली हाइट से रिलेटेड यहाँ पर बात हो रही है। द जीन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हॉर्मोन्स। अब देखिए, जहाँ कहीं भी हम हाइट के बारे में बात करते हैं तो हम सबको पता है कि मेनली वैसे तो ग्रोथ के लिए बहुत सारे हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, फाइटो हार्मोन्स। लेकिन जो जिब्रेलिक एसिड होता है, मेनली उसकी डिस्कवरी ही इस बात से हुई थी कि प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड बेसिकली हाइट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है या हाइट को बढ़ाने का कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। नाउ, जिब्रेलिक एसिड का जो बायोसिंथेटिक पाथवे है, अगर आप उसको देखेंगे एक बार तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रीकर्सर ऑफ जिब्रेलिक एसिड है, या जो बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड्स होते हैं उसका एक प्रीकर्सर है ये GA53। अब यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, GA20 ऑक्सीडेज। जिब्रेलिक एसिड के बायोसिंथेटिक पाथवे में ये एंजाइम काम करता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं SD1 जीन जो इसको गवर्न कर रहा है। और इसके कारण, इस एंजाइम के कारण GA53 जो है वो GA20 में कन्वर्ट होता है। और फिर उसके बाद में आता है हमारे पास GA3 ऑक्सीडेज एंड GA2 ऑक्सीडेज। जो GA3 ऑक्सीडेज है वो बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड्स बना रहा होता है, जबकि जो GA2 ऑक्सीडेज है वो बायो इनएक्टिव जिब्रेलिक एसिड को बना रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि अगर इसमें ही म्यूटेशन हो गया, इसमें ही डिफेक्ट हो गया, तो ये फॉर्म इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी एंड देन अल्टीमेटली ये भी नहीं बन पाएगा। जब ये नहीं बन पाया, मतलब कि बायो एक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिक एसिड जब नहीं बन पाएगी, तो डेफिनेटली प्लांट का हाइट जो है वो नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं SD1 के बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। और इसके अलावा एक और जीन है RHT1, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जिस जीन का नाम बहुत प्रोमिनेंटली सामने आया था, जो कि GA सिग्नल सप्रेसर डेला को एनकोड करता है। ठीक है, अब अगर हम इस RHT1 के एंड टर्मिनल रीजन को डिलीट कर दें तो उससे क्या होगा, GA की सिग्नलिंग जो है ना, the deletion of the N-terminal region of the native RHT1 constitutively suppress GA signaling, consequently resulting in a dominant semi-dwarf phenotype। मतलब ये RHT1 जो है ये आपका म्यूटेशन केस दिख रहा है। ठीक है, और अगर वाइल्ड टाइप को हम देखें, उसको हम डिलीट कर दें एन टर्मिनस को, तो वहाँ पे GA सिग्नलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है। तो आप देख सकते हैं SD1 और RHT1 दोनों का ही रिलेशनशिप जो है वो GA पाथवे के साथ में या GA के बायोसिंथेटिक पाथवे के साथ में, अगर ये दोनों बढ़िया से काम कर रहे हैं तो जिब्रेलिक एसिड बनेगा और जिब्रेलिक एसिड बनने के कारण अल्टीमेटली वहां पर आपका ग्रोथ देखने मिलेगी या प्लांट की हाइट में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। सिमिलरली SLR1 जीन होता है जो कि डेला प्रोटीन के लिए कोड करता है। डेला बेसिकली इस जो सिग्नलिंग पाथवे है जिब्रेलिक एसिड का, उसमें रिप्रेसर की तरह काम करता है या विलेन की तरह काम करता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 सेमी डोमिनेंट ड्वार्फ म्यूटेंट होते हैं, SLR1, D1, D2 एंड D3। तो इस केस में आप देखेंगे कि बहुत सिंपल बात है कि यहाँ पर ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया है एन टर्मिनस रीजन ऑफ SLR1 में। ठीक है, और इसमें ये जो म्यूटेंट है ये GA के लिए बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेला रिप्रेसर जो है वो एक्टिव रहेगा, तो GA के लिए रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जब SLR1 का डिग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब कि आपका ये हो जाएगा, तो with later SLR1 degradation and showing reduced interaction activity with GID1 comparing with wild type rice। तो GA उतने अच्छे से अपने रिसेप्टर से काम नहीं कर से बाइंड नहीं कर पाता है, इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने पाथवे दिखाया है GA53, इसके कारण यहाँ पे कन्वर्ट हुआ इसमें GA20 में, फिर इस एंजाइम के कारण यहाँ पर GA1 जो कि बायोएक्टिव फॉर्म ऑफ जिब्रेलिक एसिड है वो बन जाता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कौन कौन से जिब्रेलिक एसिड्स हैं जो कि बायो एक्टिव जिब्रेलिक एसिड्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस बेसिस पे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिब्रेलिन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मॉडल प्लांट Arabidopsis thaliana, methionine is a precursor amino acid in the biosynthesis of।
तो बेसिकली मिथ्योनिन का पूछ रहा है मिथ्योनिन किसका प्रीकर्सर है। अगर हम बात करें इन जनरल फाइटो हार्मोन में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से फाइटो हार्मोन के लिए मिथ्योनिन एज अ प्रीकर्सर काम करता है। बाकी यहाँ पे जो आपको लिस्ट दी हुई है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की दी हुई है। अगर हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में चलें तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, टर्पीन्स, फिनोलिक्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड सल्फर कंटेनिंग। मिथ्योनिन में आप जानते हैं सल्फर प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली वो इनमें से किसी एक को फॉर्मेशन कर रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको सामने सामने दिख जाएगा ग्लूकोसिनोलेट, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ये OH ग्रुप कंटेनिंग है और टर्पीन्स होते हैं। फिर हम सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब हम बायोसिंथेटिक पाथवे की तरफ चलते हैं। तो मिथ्योनिन से शुरुआत हुई यहाँ पे, अलग अलग एंजाइम्स और कंपोनेंट्स यहाँ पर आकर जुड़ते गए, काम करते गए और अल्टीमेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लूकोसिनोलेट का जो कोर है उसका बायोसिंथेसिस यहाँ पर हो जाता है। सिमिलरली एक और बायोसिंथेटिक पाथवे आपके सामने मेंशन है, मिथ्योनिन से हमने शुरुआत की एंड अल्टीमेटली यहाँ पर ग्लूकोसिनोलेट का कोर स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ग्लूकोसिनोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which one of the following anthropogenic activities contributes the most nitrogen to the global nitrogen cycle? हाँ जी, तो ये आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है CSIR इसी तरीके से कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो किस एक्टिविटी के थ्रू होता है, इंडस्ट्रियल या बायोलॉजिकल, ऐसे ऐसे ऑप्शन थे आपके सामने, तो वहाँ पर करेक्ट आंसर था बायोलॉजिकल। बट अगर हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात करें, हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, उसको हमने एक तरफ हटा दिया और हम एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड, ह्यूमन के कारण की जाने वाली एक्टिविटीज़ और उनमें से कौन सी एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आ रही है ग्लोबल नाइट्रोजन साइकिल में, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। इससे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट होती है। बाकी नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पर मैंने आपके सामने मेंशन कर दी है। आप सबको पता है बहुत सारे स्टेप्स होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में अलग अलग टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल आपका अमोनिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, एसिमिलेशन होता है, ऐसे बहुत कुछ हो रहा होता है यहाँ पे। तो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी वीडियो दे चुकी हूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रॉपर कंप्लीट वीडियो, उसको जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो वहाँ से कवर हो जाएंगे आपके, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है आपसे रिगार्डिंग प्लांट फाइटो हार्मोन, साइनोबैक्टीरियल फाइटोक्रोम, साइनोबैक्टीरियल फाइटोक्रोम 1 CPH1 एंड बैक्टीरियल फाइटोक्रोम लाइक प्रोटीन BPHP, ठीक है। अब अगर हम इनके डोमेन के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी, हम जब पढ़ते हैं तो हम सबके डोमेन्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं। तो बेसिकली जो आपका सबसे पहले आता है फाइटोक्रोम, अगर हम उसके बारे में बात करें तो आपको पता है एक फोटोसेंसरी डोमेन होता है और एक रेगुलेटरी होता है। रेगुलेटरी में आपको पैस डोमेन, HKRD ये सब मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको गैफ डोमेन, PHY डोमेन ये सब मिल रहे होते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम CPH1 के बारे में बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कौन कौन से डोमेन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, BPHP में कौन कौन से डोमेन्स प्रेजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे चलेंगे पीछे इधर, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो CPH1 और इसके अलावा यस ये आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। फाइटोक्रोम हैज 2 PRD डोमेन्स इन द C टर्मिनल मोइटी। C टर्मिनस मतलब इस तरफ हम बात करेंगे, ठीक है। तो PRD डोमेन बेसिकली यहाँ पर 2 ही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। देन आ जाता है CPH1 एंड BPHP हैज हिस्टिडीन काइनेज डोमेन एट द एंड टर्मिनल मोइटी। इन दोनों में हिस्टिडीन काइनेज डोमेन है एंड टर्मिनस की तरफ। एंड टर्मिनस आपका इस तरफ होता है, C टर्मिनस इस तरफ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देख रहे हैं एंड टर्मिनस की तरफ तो हमसे बोल रहे हैं कि इनके पास हिस्टिडीन काइनेज डोमेन इधर प्रेजेंट है, जबकि ये प्रेजेंट होता है इस तरफ रेगुलेटरी डोमेन में C टर्मिनस की तरफ, ठीक है। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है बट ये पैस डोमेन, यहाँ पे PRD डोमेन भी होता है जो बेसिकली डाइमराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, आई विल गिव यू अनदर डायग्राम, कम्युनिटी पे मैं पोस्ट कर दूंगी या फिर टेलीग्राम पे, वहाँ से आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका ये जो HKRD डोमेन है या फिर जो काइनेज डोमेन है वो आपका C टर्मिनस की तरफ मिलता है, ना कि N। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग और दैट इज वाई ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। गैफ डोमेन इज प्रेजेंट इन द एंड टर्मिनल मोइटी ऑफ PHY, CPH1 एंड BPHP। तो देख सकते हैं आप गैफ डोमेन तीनों में सब जगह पे यहाँ इधर की तरफ प्रेजेंट है। ये गैफ डोमेन देख सकते हो एंड टर्मिनस की तरफ प्रेजेंट है। लास्ट स्टेटमेंट है सिस्टीन रेजिड्यू दैट फॉर्म्स अ लिंकेज इज लोकेटेड इन द गैफ डोमेन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो फाइटोक्रोम है वहां पर एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक आपका जो ये पिगमेंट पार्ट है वो होता है। तो पिगमेंट पार्ट प्रोटीन पार्ट से सिस्टीन रेजिड्यू के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। सिस्टीन रेजिड्यू जो कि प्रोटीन में प्रेजेंट है
वो पिगमेंट से लिंकेज करता है और ये किस डोमेन में प्रेजेंट है प्रोटीन में, ये गैफ डोमेन में प्रेजेंट होता है। तो ये भी बिल्कुल ही सही बात है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू गाइज हैव लाइक्ड इट। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि आप इसको वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं एंड इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत जल्दी इसकी बाकी की वीडियोज़ भी मैं आपके सामने साथ में शेयर करूंगी। एंड येस, मेक श्योर कि आपने टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर रखा है, बिकॉज पीडीएफ्स आपको सारी वहीं पर मिलती हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप जैसे कई हजार बच्चे वहाँ पे प्रेजेंट हैं जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।